क्या हाल चाल है। कल जो है कहाँ तक बताए थे? 1906 तक बता दिए थे। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन तक जो है हम आपको बता दिए थे। आज के सेशन में 1907 और उससे आगे के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हम लोग जानेंगे। और कल जो है जब याद करवाने लगे थे तो कुछ लोग पीछे से निकल गए थे। याद तो लगता है 1896 तक में करवाए थे, उसके बाद भी बहुत सारा लिखाए थे, बताए थे। तो जब तक क्लास में छुट्टी करने की घोषणा ना हो जाए तब तक ना निकला कीजिए, स्पेशली पीछे वाले लोग और ऊपर वाले लोगों से कह रहे हैं। अब आपका मन है, आप निकल जाते हैं, अच्छी बात है, ऐसे ही निकल जाया कीजिए, कोई बात नहीं है, बीचे में क्लास को छोड़ करके, समझे। तो 1906 तक बता दिए थे। 2 4 5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए, समझे, और नहीं तो कुटाई खाइए। जिसको बुला रहे हैं आ जाइए प्रेम से सामने। पीछे मुँह लड़काइए तो वाइट शर्ट, हाँ आ जाइए। ब्लैक शर्ट आ जाइए, हाफ शर्ट ब्लैक, हाँ आ जाइए। पठा लाइए तो वहाँ से। बताइए, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? 1901। बैठ जाइए, जाइए। हाय, घरे गए थे, का है, कौन सेमेस्टर का एग्जाम था? एडमिट कार्ड है, दिखाइए तो। चलिए इधर, रेड टी शर्ट आइए तो इधर से, वहाँ पे रेड टी शर्ट आ जाइए। अरे उधर क्या देख रहा है, तुम ही को बुला रहे हैं यार, तुम और ना। अरे तुमको नहीं, उधर इधर वाले को बुला रहे, इधर इधर। क्या तारीख है वो? 16, 18, 19, 20, 22। एग्जाम तो था इसका। क्या नाम है जी आपका? ज्वाला कुमार। बाप रे। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/4/2003। सेशन क्या है? कौन सा यूनिवर्सिटी है? कहाँ से ही कर रहे हैं जी आप? तरवा कड़वा PS दारू। एग्जाम वेन्यू मेन कैंपस तरवा कड़वा, पुलिस स्टेशन दारू, DARU दारू। दारू पीने गए थे वो? ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? अरे आइए ना हो, हम जाएंगे तो नानी याद दिला देंगे। आप अपने आगे वाले को दिखाइए, हाँ दिखाइए दिखाइए उसको, हाँ हाँ आप ही को बुला रहे हैं। है वाइट टी शर्ट, इधर से आ जाइए, मुस्कुरा रहे हैं। उधर वो वाला रो में जो वाइट है, हाँ हाँ। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब? कहाँ घर है? मोतिहारी। कब आए हैं पटना? 2 माह हो गए। 2 माह के बाद हम आपको याद आए। आपको आ जाना चाहिए था पहले, लेट कर गए आप ना। अच्छा कोई बात नहीं।
एडमिशन लिए? ले लीजिए, पैसा नहीं दीजिएगा तो कैसे हो? कब लीजिएगा एडमिशन? रक्षाबंधन के पहले? पैसा लेकर घर से नहीं आए? घर से जो पैसा लेके आए सब हमको पहले दे दीजिए। जाइए। झूठ भी बोल रहा होगा, क्या पता। हाँ, आपका क्या दिक्कत है? आप ठीक है ना? पढ़े हैं ना आप? चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? 1906। ठीक। 1896 में कलकत्ता में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? ठीक है, बहुत बढ़िया, जाइए। ठीक है। दादा भाई नेहरू, आपको कोई दिक्कत, कोई कहानी? दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार किया? 3 बार। कब कब? 1886 सही है। 93, हाँ, और 1906। ठीक है, जाइए। आपको भी कोई कहानी है कि आपकी भी मौसी उसी बीमार थी, उसका इलाज करवाने नहीं गए थे? डेली आते हैं? हाँ ठीक है, तब तो आप अच्छा आदमी हैं। बताइए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। किसको खड़ा करे? सबको तो लगता है पूछवे किए, किसको नहीं पूछे? हे, आपको भी कुछ कहना है? आए थे न कल? कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किसने यह कहा था, कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं? जॉर्ज यूले। कांग्रेसी बनों का नारा कौन दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बदरुद्दीन तैयब जी दिया था। आए? चलिए, खड़ा होइए आप। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन था? डफरीन। आए? आपकी मौसी थी? बोलिए जी जल्दी, कौन था? आए? डफरीन, इरबीन। इरबीन इसके मौसा जी थे लगता है। डफरी मौसी ना है? तोरी की वो दिक्कतें। तो बैठिए, बैठिए आप लोग ऐसे पूजनीय हैं। आइए पढ़ते हैं। उधर पीछे में गरिया रही है 2 लड़की। आइए, 1906 तक हो गया था। 1907
अब सुनिए, समझिए, आइए बोर्ड पे समझते जाइए, लिखते जाइए और याद करते जाइए। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हम आपको बता रहे हैं। 1906 के बाद कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ और 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के सूरत में हुआ। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुजरात के सूरत में हुआ। 1907 में गुजरात के सूरत में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी, जिसे इतिहास में सूरत फूट कहा जाता है। जिसे इतिहास में सूरत फूट कहा जाता है, सूरत फूट कहा जाता है, सूरत फूट कहा जाता है। और देखिए हुआ क्या था, कांग्रेस के गरम दल वाले, कांग्रेस में कई विचारधारा के लोग थे, एगो उदारवादी, एगो उग्रवादी, एगो गांधीवादी, एगो समाजवादी, वामपंथी, कई विचारधारा के लोगों का समावेशन कांग्रेस में देखने को मिलता है। तो कांग्रेस में कई वर्ग के लोग थे। हुआ क्या था, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए थे और स्वदेशी आंदोलन के नीति का निर्धारण कांग्रेस का अध्यक्ष करता था। तो कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता स्वदेशी आंदोलन को अपने तरीका से चलाना चाहता था। कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता स्वदेशी आंदोलन को अपने तरीका से चलाना चाहता था। जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता वही स्वदेशी आंदोलन के नीति का निर्धारण करता। 1906 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने को लेकर गरम दल और नरम दल दोनों आमने सामने आ गए, लेकिन जब दादा भाई नेरोजी ने अपना नाम आगे कर दिया तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों पीछे हो गए। फिर से 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल वाले चाह रहे थे अध्यक्ष हमारा हो, कांग्रेस के नरम दल वाले चाह रहे थे अध्यक्ष हमारा हो। और 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनने को लेकर ही स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पहली बार गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया, जिसे इतिहास में सूरत फूट कहा जाता है। और अंततः 1907 के सूरत में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। रास बिहारी घोष, एक रास बिहारी बोस है और एक रास बिहारी घोष है। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी था। रास बिहारी बोस की हम बात करें तो रास बिहारी बोस क्रांतिकारी था। और रास बिहारी घोष की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और उन्होंने ही सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उन्होंने ही कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्टता पूर्वक दो भागों में बट गया था। स्पष्टता पूर्वक दो भागों में बट गया था। तो पूछा जाता है आपसे, कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया है? तो कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी है 1907 में। कब पड़ी है? 1907 में। और कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो वर्गों में बट गया। समझे बात को? तो नीचे से लिखिए, समझते जाइए, लिखते जाइए। 1907 का वार्षिक अधिवेशन।
1907 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस स्पष्ट तौर पर दो भागों में विभाजित हो गया। फुल स्टॉप। एक उग्रवादी और दूसरा उदारवादी कहलाया। एक वर्ग उग्रवादी और दूसरा वर्ग उदारवादी कहलाया। एक वर्ग उग्रवादी और दूसरा वर्ग उदारवादी कहलाया। उग्रवादी वर्ग के लोग इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहता था। उग्रवादी वर्ग के लोग इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहता था। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहता था। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। फुल स्टॉप। इसके बाद आगे आइएगा। 1908 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो आइएगा बोर्ड पे। 1908 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें
तो वर्ष 1908 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। 1908 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। और 1908 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, मद्रास में हो रहे कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता, मद्रास में हो रहे कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा ही किया गया। रासबिहारी घोष के द्वारा ही जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता की गई। और इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया था। 1908 के मद्रास अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया था। फिर इसके बाद 1909 की अगर हम लोग बात करें तो 1909 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में। 1909 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया मदन मोहन मालवीय ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। और इस अधिवेशन के दौरान ही भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया था। 1909 के लाहौर अधिवेशन के दौरान ही भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया था। फिर वर्ष 1910 की अगर हम बात करें तो 1910 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। 1910 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरवर्थ ने किया। और ये वही विलियम बेडरवर्थ है जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखने का काम किया है। तो ए.ओ. ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, लेकिन हम आपको बताए थे ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडरवर्थ थे जिन्होंने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और विलियम बेडरवर्थ ने 1889 मुंबई में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया और 1910 में इलाहाबाद में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। इसके बाद वर्ष 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। 1911 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर देखा जाए तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने जो है आपको इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और इस अधिवेशन के दौरान ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, वो पहली बार 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान ही गाया गया था। 1911 के कोलकाता अधिवेशन के दौरान ही पहली बार जो है आपको गाया गया था। यहां से आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिएगा 1908 का वार्षिक अधिवेशन। 1908 का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर लिखिए। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए
इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। आगे 1909 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। फुल स्टॉप। मदन मोहन मालवीय ने किया। फुल स्टॉप। इस अधिवेशन के दौरान ही इस अधिवेशन के दौरान ही इस अधिवेशन के दौरान ही लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया। 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 आगे 1910 का वार्षिक अधिवेशन। (1910) का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर। यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्थ ने। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्थ ने। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्थ ने की है। आगे 1911 का वार्षिक अधिवेशन। 1911 का वार्षिक अधिवेशन। (1911) का वार्षिक अधिवेशन लिखिएगा। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन
कोलकाता में हुआ है। इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया है। इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया है। पंडित विशन नारायण धर ने किया है। इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया है। फुल स्टॉप। इस अधिवेशन के दौरान ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन इस अधिवेशन के दौरान ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। चलिए आगे आइए। यहां तक समझा दिए थे, लिखा दिए हैं, आगे आइए। इसके बाद आगे देखिएगा। 1911 के बाद वर्ष 1912 की अगर आप बात करेंगे तो वर्ष 1912 में पहली बार बिहार में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। 1912 में पहली बार बिहार में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ और 1912 में बिहार के पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। और यह जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। 1912 के बिहार के पटना के बांकीपुर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। और यह बिहार में आयोजित कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन के दौरान ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता कहा गया था। देखिए हुआ क्या था, इस अधिवेशन से पहले कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम का निधन हो गया था। इस अधिवेशन के दौरान ही ए.ओ. ह्यूम को श्रद्धांजलि प्रदान की गई और साथ ही साथ ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता कहा गया। इसके बाद 13-14 इन सभी वार्षिक अधिवेशन का कोई खास महत्व नहीं है। इसके बाद वर्ष 1915 की अगर आप बात करेंगे तो 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मुंबई में। 1915 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। और इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने का काम किया था। देखिए हम आपको भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय पढ़ाए हैं, उसमें लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय पद पढ़े हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। पूछा जाता है, पूछा गया है, तो इसी वजह से इस अधिवेशन का कुछ ऐतिहासिक महत्व हो जाता है। इसके बाद वर्ष 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में।
1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और लखनऊ में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार, इसकी अध्यक्षता किया था एसी मजूमदार। एसी मजूमदार ने कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और इस अधिवेशन का कई दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व है। तो इस अधिवेशन का कई दृष्टिकोण से जो काफी ज्यादा महत्व है वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप नोट डाउन कीजिए। 1912 का वार्षिक अधिवेशन, 1912 का वार्षिक अधिवेशन, 1912 का वार्षिक अधिवेशन, डैश देकर लिखिए। कांग्रेस का यह अधिवेशन कांग्रेस का यह अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ। कांग्रेस का यह अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ। फुल स्टॉप। बिहार में होने वाला कांग्रेस का यह प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। बिहार में होने वाला कांग्रेस का यह प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। बिहार में होने वाला कांग्रेस का यह प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। बिहार में होने वाला कांग्रेस का यह प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। बिहार में होने वाला कांग्रेस का यह प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने, इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर, इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने, इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के जनक या पिता की उपाधि इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के जनक या पिता की उपाधि इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के जनक या पिता की उपाधि ए.ओ. ह्यूम को दिया गया था। चलिए 1915 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता
सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा, इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा, इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा की गई। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में भारतीय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। चलिए 1916 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कई दृष्टिकोण से इस अधिवेशन का काफी महत्व रहा है, जो निम्न है। अब आइए समझिए। देखिए, पहला क्या रीजन था, समझिएगा। इस अधिवेशन के महत्व के पीछे पहला रीजन यह था कि आप याद कीजिए, कांग्रेस 1907 में उग्रवादी और उदारवादी में स्पष्ट तौर पर बट गया था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी दोनों एक हो गए। यानी कांग्रेस जो दो भागों में उग्रवादी और उदारवादी में बट गया था, वो फिर से एक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। और यह करवाने में बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ एनी बेसेंट का भी योगदान रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी या गरम दल और नरम दल वाले दोनों एक हो गए। मतलब कांग्रेस में एकता स्थापित हो गई। एक रीजन यह है इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण होने का। दूसरा रीजन यह है, दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। गौर से सुनिएगा,
दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। ऐसे महात्मा गांधी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए। उस दौरान महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे थे, लेकिन कुछ काम के वजह से 1901 में भारत आए थे और फिर 1902 में दक्षिण अफ्रीका वापस लौट गए। लेकिन जब भारत आए थे तो 1901 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, उसमें उन्होंने भाग लेने का काम किया पहली बार। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से फाइनली गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आए। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार भाग लिए और इसी अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुई और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी चंपारण गए और चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन किया और उसी चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। गांधी जी को महात्मा बना दिया। दूसरा ये रीजन है जिस वजह से यह अधिवेशन महत्वपूर्ण है। तीसरा रीजन यह है कि इस अधिवेशन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और अगला रीजन यह है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। देखिए हुआ क्या था, आप चीजों को समझिएगा। हुआ यह था, जिस प्रकार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिस प्रकार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी प्रकार वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित होता था। 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ और उस वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजी सरकार से यह मांग किया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। 1908 के मुस्लिम लीग के अमृतसर के वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह मांग किया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। और फिर 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। और जब ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, तो इसे कांग्रेस स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, उसे कांग्रेस स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध में भी खटास उत्पन्न हो गया था। और फिर आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस लखनऊ समझौता में यह प्रावधान किया गया, लखनऊ समझौता में यह प्रावधान किया गया कि मुस्लिम लीग कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करेगा। दूसरा प्रावधान यह किया गया, कांग्रेस मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार करेगा। और 1916 के लखनऊ समझौता के तहत ही कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार किया। और जब कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार किया, जब कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार किया, तो इसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। यानी आप यह भी कह सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ है, उस लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया, मदन मोहन मालवीय ने। और लखनऊ समझौता के बाद
1916 से 1922 के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संबंध काफी मधुर रहा, काफी अच्छा संबंध रहा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 से 1922 के दौरान। 1916 से 1922 के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संबंध काफी शानदार रहा, काफी बेहतर बना रहा। इस अवधि के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। तो ये तमाम रीजन है जिस वजह से 1916 के लखनऊ अधिवेशन का काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। तो नीचे से एक नंबर में बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। पानी पिलाओ तुझे, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना, वो गर्म हो गया होगा। ठीक है, बोलो ठंडा पानी लेके आएगा, थोड़ा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। जानते हैं गर्मी में गर्म पानी पीते पीते जो है ना, ऐसे हम गर्म पानी पीते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, समझे। और गर्म पानी पीना मजबूरी है। अगर गर्म पानी नहीं पिएंगे ना तो गला इतना फ्रेश रहेगा। हमारा गला आप देखते होंगे कि ज़्यादा बैठता न है। उसका रीजन है, भले कितनों चिल्लाएं, उसका रीजन है गर्म पानी का पीना, समझे। गर्म पानी भर दिन पीते रहते हैं, समझे। लिखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। दूसरा, इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार भाग लिए।
पहली बार भाग लिए। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के किसान नेता, इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुआ। बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुआ। बहरे बहादुर यानी पानी खरीदिए के ले आया, और तो पूरा ठंडा होगा। नहीं खरीद के लाया है जी, है नल का है। ये तो बहुत ठंडा होगा, मतलब एक के बारे में गला को बैठाइए देगा। ये तो दिमाग है टीपू सुल्तान। इसका नाम सही में टीपू सुल्तान है। हमको भी, हम इस टीपू नाम है। हाँ, हम भी इसको जब पहली बार ये हमसे मिला तो पूछे क्या नाम है, बोला टीपू सुल्तान। बोले सच में नाम है टीपू सुल्तान? तब दिखाया अपना आधार कार्ड, तब हमको विश्वास हुआ यहाँ सही में टीपू सुल्तान नाम। ठीक है, नमाज पढ़ने होता है। एक दिन में क्या बार नमाज पढ़ते हैं? सही बताइए, क्या बार आप पढ़ते हैं? सिर्फ जुम्मा को पढ़ते हैं। यही ना दिक्कत है महाराज। एक सच्चा मुसलमान को एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना चाहिए, समझे। एक हिंदू को भी जो है मंदिर में सुबह शाम आरती उतारना चाहिए। आप सच्चा मुसलमान ना है, सिर्फ जुम्मा को, मतलब आज जुम्मा का दिन है। हाँ, आज तो आप पढ़े होंगे। हाँ चलिए ठीक, 5 बार नमाज अदा कीजिए महाराज। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब तो यही कहे हैं, एक सच्चे मुसलमान को कम से कम 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के हैं, समझे। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं टीपू सुल्तान, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के हैं। उनको जो हम पढ़े हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। हाँ, चलिए लिखिए। राजकुमार शुक्ल के साथ हुआ, फुल स्टॉप। पहले पढ़िए ना तब बात करेंगे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही, उसी में राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह किए। जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इसी अधिवेशन के दौरान इसी अधिवेशन के दौरान इसी अधिवेशन के दौरान इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से समझौता हुआ। जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता में लखनऊ समझौता के तहत में नहीं, लखनऊ समझौता के तहत लखनऊ समझौता के तहत लखनऊ समझौता के तहत लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान किया। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। अब नोट देकर के 2-3 पॉइंट लिखिए। नोट देकर के 2-3 पॉइंट, नोट में 2-3 पॉइंट लिखिएगा। नोट देकर के 2-3 पॉइंट। नोट में पहला पॉइंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारी। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारी। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। मदन मोहन मालवीय ने किया। मदन मोहन मालवीय ने किया। तीसरा पॉइंट, वर्ष 1916 से 1922 का कालखंड 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 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। वर्ष 1916 से 1922 का कालखंड कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए मतैक्य, बोर्ड पे लिख रहे हैं, मतैक्य, 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 बोर्ड पे लिखे हैं, मतैक्य अर्थात मित्रता। मतैक्य अर्थात मित्रता। मतैक्य अर्थात मित्रता का कालखंड मतैक्य अर्थात मित्रता का कालखंड कहा जाता है। मतैक्य अर्थात मित्रता का कालखंड कहा जाता है। चलिए, हो गया, याद रखिएगा। अब आगे आइए, वर्ष 1917, आगे आइएगा, समझिएगा। वर्ष 1917, देखिए, वर्ष 1917 की अगर आप बात करेंगे तो वर्ष 1917 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। कोलकाता में। और 1917 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया। श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया। श्रीमती सरोजिनी नायडू आयरलैंड की रहने वाली थी। यह श्रीमती सरोजिनी नायडू बोल दिए, सॉरी,
1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। श्रीमती एनी बेसेंट ने की। 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। और जो श्रीमती एनी बेसेंट है, ये भारत की नहीं थी, बल्कि ये आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट को 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया, इससे पहले वर्ष 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, गृह स्वशासन आंदोलन चलाया गया था, गृह स्वशासन आंदोलन चलाया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में मद्रास के क्षेत्र में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, उसमें काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी एनी बेसेंट, और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ही 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। वर्ष 1917 ईस्वी तक की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का सिर्फ एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता था। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का सिर्फ एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता था। लेकिन पहली बार वर्ष 1918 में, पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। और पहली बार वर्ष 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में आयोजित किया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। हसन इमाम ने किया। देखिए हुआ क्या था, अगस्त 1917 में एक घोषणा भारत सचिव के पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था, जिस घोषणा को अगस्त घोषणा 1917 या मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 कहते हैं। और मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में यह कहा गया कि ब्रिटिशों का यह प्रयास रहेगा कि ब्रिटिश भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। ब्रिटिश भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। यह घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 या अगस्त घोषणा 1917 में किया गया। उसी अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए 1918 में मुंबई में पहला विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। और इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई। कांग्रेस फिर से स्पष्टता पूर्वक दो भागों में बट गया, क्योंकि जो अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा था, उस अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा को कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा को भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा, लेकिन वही उग्रवादी नेता मॉन्टेग्यू घोषणा को अस्वीकार कर दिया। उग्रवादी नेता मॉन्टेग्यू घोषणा को अस्वीकार कर दिया, और उग्रवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा, मतलब वैसा प्रातः, वैसा सुबह जिसमें सूर्योदय हुआ ही ना हो, और वैसा प्रातः जिसमें सूर्योदय ना हुआ हो, तो उस प्रातः, उस सुबह का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मतलब उग्रवादियों का यह मानना था कि मॉन्टेग्यू घोषणा में कुछ नहीं है, लेकिन उदारवादियों ने इसे मैग्ना कार्टा कहा। तो उस मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर कांग्रेस में दूसरी बार फूट 1918 में पड़ गई। इसके बाद 1918 में वार्षिक अधिवेशन भी हुआ। 1918 में वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। और 1918 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक वेलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी में चले गए लंदन। देखिए, वेलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज विद्वान था।
उन्हें, वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज विद्वान था, उन्होंने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। इसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पर केस कर दिया था और उसी केस की पैरवी में बाल गंगाधर तिलक चले गए थे लंदन। इसी वजह से 1918 के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक नहीं कर पाए और फिर 1918 के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। 1918 के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। फिर 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंजाब के अमृतसर में हुआ। 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंजाब के अमृतसर में हुआ और इस अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने ही कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और इस अधिवेशन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की गई, अर्थात आलोचना की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए, क्योंकि इसके बाद 1 अगस्त 1920, अगले साल 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन ही हो गया था। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में जो है आपको अंतिम बार भाग लिए थे और अमृतसर में 1919 का वार्षिक अधिवेशन इसलिए रखा गया था क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर काफ़ी सेंसेटिव था, काफ़ी चर्चा में था। इसी वजह से कांग्रेस ने 1919 का अपना वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में रखने का काम किया। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा 1917 का वार्षिक अधिवेशन, 1917 का वार्षिक अधिवेशन, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। फुल स्टॉप। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हुई। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हुई। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। नीचे से हेडिंग मारिएगा विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन डैश देकर, विशेष अधिवेशन डैश देकर। पहली बार
पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में मुंबई में, मुंबई में अगस्त घोषणा 1917 पर, मुंबई में अगस्त घोषणा 1917 पर, मुंबई में अगस्त घोषणा 1917 पर विचार विमर्श, करने को लेकर आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने, हसन इमाम, इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। हसन इमाम ने किया। फुल स्टॉप। उदारवादी नेताओं ने, कांग्रेस के उसी में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने अगस्त घोषणा को कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने अगस्त घोषणा को स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत के लिए मैग्ना कार्टा, भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा। वहीं कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने अगस्त घोषणा को अस्वीकार कर दिया। अगस्त घोषणा को अस्वीकार कर दिया, अर्थात फिर से कांग्रेस में विभाजन हो गया। अर्थात फिर से कांग्रेस में विभाजन हो गया। अर्थात फिर से कांग्रेस में विभाजन हो गया। यह कांग्रेस में होने वाला दूसरी विभाजन
यह कांग्रेस में होने वाला दूसरा विभाजन था। 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 नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अगस्त घोषणा को, बाल गंगाधर तिलक ने अगस्त घोषणा को, बाल गंगाधर तिलक ने अगस्त घोषणा को बाल गंगाधर तिलक ने अगस्त घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल, बाल गंगाधर तिलक ने अगस्त घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल, बाल गंगाधर तिलक ने अगस्त घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया। सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया। सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दिया। आगे हेडिंग मारिएगा 1918 का वार्षिक अधिवेशन। उन्नीस सौ 18 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ। उन्नीस सौ 18 का वार्षिक अधिवेशन डैश दे करके, यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ। इसका अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। इसका अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था, बनाया गया था। लेकिन वे वैलेंटाइन सिरोल केस, यहां लिख रहे हैं वैलेंटाइन सिरोल केस, लेकिन वे वैलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी वैलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी हेतु लंदन चले गए। जिस कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया, जिस कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। आगे 1919 का वार्षिक अधिवेशन। 1919 का वार्षिक अधिवेशन। 1919 का वार्षिक अधिवेशन
डैश देकर, यह अधिवेशन अमृतसर में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन अमृतसर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो। आज जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए। पढ़िए जल्दी, पढ़ने बोले हैं, इधर उधर मत कीजिए। पढ़िए 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 जल्दी। पढ़ रहे हैं? पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए आप लोग, फटाफट पढ़िए। देखिए इसको क्या कर रहा है, फटाफट पढ़िए पढ़िए, पढ़ते जाइए।
पढ़ लिए? पढ़ने वाला पढ़िए रहा है, पढ़िए जल्दी। ए, रोइएगा नहीं ना आज? आज छोड़ देंगे 5 मिनट में। पढ़ लिए? आइए, आइए तो याद करते हैं। आइए बोर्ड पे। उन्नीस सौ सात में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? कहां हुआ था? अध्यक्षता कौन किया था? रासबिहारी घोष। रासबिहारी 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है? 1908 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया है? कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ? 1908 मद्रास। कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ? 1908 मद्रास। 1909 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने की है? मदन मोहन। 1909 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इस अधिवेशन में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय वायसराय किसे घोषित किया गया? लॉर्ड रिपन। 1909 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय किसे घोषित किया? किसे घोषित किया गया? आगे 1910 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? 1910 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? 1911 में कहां हुआ? 1911। अध्यक्षता कौन किया? पंडित विशन नारायण। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 कोलकाता। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 कोलकाता। 1911 कोलकाता। 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया है? इस अधिवेशन में कांग्रेस का जनक या पिता किसे घोषित किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया? 1912। 1912। इसके बाद आगे बताइएगा। 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई। 1915 में कहां हुआ है? अध्यक्षता कौन किया? सर सत्येंद्र प्रसाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे? 1915 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन। 1915 के मुंबई के वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था? 1915 का मुंबई का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था? 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? अध्यक्षता कौन किया? अध्यक्षता कौन किया है? इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हुए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। उस समझौता को क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता का विरोध कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। लखनऊ समझौता का विरोध कौन किया था? लखनऊ समझौता का विरोध कौन किया था? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? 1916 लखनऊ। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1916 लखनऊ।
और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात बिहार के कौन किसान नेता से हुई? किसान नेता से हुई? राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने यह नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? आए? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कही? कौन कही थी? कौन कही थी? 1917 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? कहां हुआ है? 1917 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? अध्यक्षता कौन की है? अध्यक्षता कौन की है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस का पहली बार विशेष अधिवेशन 1918 में कहां हुआ? कहां हुआ? मुंबई। कांग्रेस का 1918 में पहली बार विशेष अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? और इस अधिवेशन में कांग्रेस फिर से दो भाग में बटा था। तो कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में हुआ है। तो कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन कब और कहां हुआ है? 1918 के मुंबई के अधिवेशन, मुंबई के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन कब और कहां हुआ है? अगस्त घोषणा को कांग्रेस के किस विचारधारा के लोगों ने मैग्ना कार्टा कहा है? उदारवादी। किसने कहा है? एक बार फिर से बताइएगा, अगस्त घोषणा को कांग्रेस के किस विचारधारा के नेताओं ने मैग्ना कार्टा कहा है? किसने अगस्त घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा है? किसने? बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक। 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? अध्यक्षता कौन किया? मदन मोहन मालवीय। 1918 के कांग्रेस के दिल्ली में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? कौन किया? 1918 के दिल्ली में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? मदन मोहन मालवीय। 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता कौन किया? कौन किया? मोतीलाल। इसके बाद आगे बताइएगा, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे? 1919 का अमृतसर। और किस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई थी? 1919 का अमृतसर अधिवेशन। क्लियर है बात? इससे आगे हम लोग सुनिए, एक मिनट। कल आपका क्लास रख रहे हैं, कल आपका क्लास रख रहे हैं और कल मेरा क्लास है। कल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन खत्म कर देंगे और फिर छुट्टी कर देंगे और उसके बाद होगा तो टेस्ट करवा देंगे इकोनॉमिक्स का। पहले आपका जो टाइम है 5:30 से 7, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कल खत्म कर देंगे। कल आपका क्लास, हम अपना क्लास रख रहे हैं, कल आप आइए और कल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन खत्म कर देंगे। अब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, उसके बाद टेस्ट आयोजित करवा देंगे, समझ गए? और फिर सोमवार से आपका केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। सोमवार से आपका केमिस्ट्री शुरू हो रहा है और कल कांग्रेस खत्म कर देंगे। कल आपका एक्स्ट्रा क्लास हम रखे हैं अपना, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में 1 सितंबर को निकलिए लड़की लोग। 1 सितंबर को संस्थान का स्थापना दिवस है, उसमें भोज खिलाएंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए।